हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आपका है पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 73 और इसमें हम बात करेंगे राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे यूपीएससी की तैयारी तो कर रहे हैं बट उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि हिंदी जो है उसे हम क्या नेशन लैंग्वेज के रूप में दर्जा देते हैं या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में दर्जा देते हैं। एक पुराना बहुत से लोग कहते हैं, जैसे कि कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु है ना, राष्ट्रीय माता घोषित कर देना चाहिए, या हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर देना चाहिए, जलेबी को राष्ट्रीय मिठाई का दर्जा दे दें, चाय को दे दें, है ना। तो यहाँ पर इस तरह के जो टैग देने की बात है वह चलती रहती है बट बहुत आसान नहीं होता। इसमें एक और बात कही जाती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दे देना चाहिए क्योंकि इसका तो विभाजन का आधार ही कौम का था, धर्म का था कि मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है हिंदू जो है वह हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान हो गया। तो यहाँ पर ये जो टैग है वो बहुत मायने रखते हैं, है ना, कि हम अगर ऑफिशियल रूप से डिक्लेयर करते हैं इस चीज को कि जो हिंदी है ना वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशन लैंग्वेज नहीं है ना, नेशन लैंग्वेज नहीं है, ध्यान रखना है इस बात को। चलो, सो दिस इज टेलीग्राम चैनल, इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर लेंगे क्लासेस के इंफॉर्मेशन के लिए, क्लास नोट्स के लिए। आफ्टर क्लास ये जो मैं क्लास में आपके नोट्स बनवाती हूँ ये सारे इसमें आपके अपडेट हो जाते हैं, सेंड कर दिए जाते हैं, या फिर @मंजू PW UPSC वाला सर्च कर लीजिए बच्चों, इसको ज्वाइन कर लीजिए। सो देखो, आओ पहले शुरुआत करते हैं फिर बताते हैं कि आखिर हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। हिंदी हृदय की भाषा है जिसकी वजह से हमारे शब्द हृदय से निकलते हैं और हृदय तक पहुंचते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे कि इसके पहले के जो प्रधानमंत्री, या फिर अगर हम मनमोहन सिंह की बात करें, आपको उनकी स्पीच याद होगी क्योंकि बहुत पुराने प्रधानमंत्री वो नहीं हुए। आप देखते हैं कि वो इंग्लिश में बोलते हैं या फिर वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि आप उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट मोदी जी जब भाइयों बहनों कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ हमें मतलब जो भी सारी चीजें हैं, लेकिन जब वो भाषण दे रहे हैं आप उनको कनेक्ट कर ले रहे हो। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है उनकी भाषा। पता है कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ऐसे लोग, देखो लगभग 40% प्लस लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी को एज अ मातृभाषा के रूप में, जो उनकी हम कह सकते हैं कि उनकी जो मदर टंग है ना, तो 40%, 43 है शायद, तो 40% प्लस ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी को एज अ मातृभाषा, अपनी प्राथमिक भाषा बताते हैं। और इसमें भी शायद 15 से लेके 20% ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी को अपनी सेकंड लैंग्वेज बताते हैं। अभी मैं एक दिन पहले प्रेसिडेंट हाउस गई थी विजिट करने के लिए, घूम सकते हैं आप, वेबसाइट पर वो करवा लीजिए रजिस्ट्रेशन, टाइम स्लॉट मिल जाता है, तो वहाँ पे जो गाइड है वो घुमाते हैं। तो हमारे साथ एक ग्रुप बना देते हैं, हमारे साथ ग्रुप में साउथ के कुछ फैमिलीज थी, है ना, तो वो अपनी जो भी उनकी लैंग्वेज है वो उसी में बात कर रही थी, लोकल लैंग्वेज। पर जब हमसे उनका इंटरेक्शन हो रहा था तो वो ये कह रही थी कि नहीं हिंदी हमको थोड़ी थोड़ी आती है ना। एक गुजराती फैमिली भी थी, तो वो भी यही कि मतलब वो जब अपनी भाषा में बात कर रहे थे तब बहुत हम उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बट वो जब भी हमसे इंटरेक्ट कर रहे थे, मुझसे जब उनकी बात हो रही थी तो वो ये कह रही थी कि नहीं हिंदी भी आती है, आप बोलो हम समझ लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं, लगभग 15 से 20% जो कि हिंदी को एज अपनी सेकंड लैंग्वेज बताते हैं। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों लैंग्वेजेस को अगर जोड़ ले बच्चों, तो लगभग हम ये कह देते हैं कि लगभग 60% लोग तो ऐसे हैं। इसमें भी 1% और हम बता देते हैं कि लगभग इसमें भी 10-15% लोग और ऐसे हो सकते हैं जो हिंदी बोल नहीं सकते लेकिन समझ सकते। जैसे कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप ऐसा है कि हम इंग्लिश को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, बट जब सेंटेंस फॉर्मेटिंग की बात आती है हम बोल नहीं पाते, बट हम उसको समझ लेते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे लोगों का भी परसेंटेज है। तो ऐसा ये परसेंटेज करते करते हम ये समझ लेते हैं कि अगर मान लो 70% लोग ऐसे हैं जो कि पहली, दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को रखते हैं, तब ऐसे में क्यों हिंदी को एक हम नेशन लैंग्वेज के रूप में घोषित नहीं कर सकते? हम इसको राष्ट्रभाषा घोषित क्यों नहीं कर सकते? So there is a difference in between राष्ट्रभाषा एंड राजभाषा। राष्ट्रभाषा नेशन लैंग्वेज, मतलब हमारे नेशन की लैंग्वेज है, नेशन लैंग्वेज है, नेशन लैंग्वेज नहीं है ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब जब ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जो देश की सरकार है, जो हमारी संघ सरकार है, केंद्र सरकार है,
वो क्या करेगा, वो सरकार के द्वारा इस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। सरकारी भाषा हो गई, राजभाषा हो गई, राज्य के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया गया राजभाषा हो गई। सो यहां पर हमने क्या किया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि हमने एक ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, हिंदी को हमने क्या किया है, राजभाषा डिक्लेयर किया है, ऑफिशियल लैंग्वेज, याद रखना इस बात को, ठीक है। अच्छा देखो कि हमने क्या, अच्छा ये हम संविधान सभा के बारे में पढ़ चुके हैं ना, संविधान सभा कब संविधान को पारित किया, कब लागू किया। तो देखो बेसिकली 1949 में जब भारत की संविधान सभा ने आधिकारिक रूप से हिंदी को अपनाए जाने वाले हिंदी को अपनाया, और जब जिस दिन हिंदी को अपनाया उसी दिन को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में जानते हैं, और यह दिवस आपका कौन सा है, 14 सितंबर, 14 सितंबर, इस दिन हम क्या बनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। भारत में हिंदी भाषा की मान्यता पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य है हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता पैदा करना और भारतीय भाषा के प्रयोग के बारे में जागरूकता फैलाना, ठीक है। तो यहां पर संविधान सभा के द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को चूंकि अपनाया गया था, और इसलिए हम 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इतना समझ में आया, आप भाषा से थोड़ा कनेक्ट कर पाए, और अब हम चलते हैं आगे भाषा की तरफ, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरफ, ठीक है। चलो, तो हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमें इसमें पढ़ना है संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, न्यायपालिका की भाषा एवं विधि पाठ। यूट्यूब पर एक चैनल है, आप देखिएगा, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट, अब तो भाई कोर्ट हो, सरकार हो, सारी चीजें आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की आप कार्यवाही को सुनना, कब समझ में आएगी, सारी इंग्लिश में होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अगर कोई भी याचिका हिंदी में है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अमान्य घोषित कर देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वह इंग्लिश है। अब ऐसा क्यों हुआ, हम जिस देश में रह रहे हैं, अभी बिहार पटना जाना हुआ था, तो कुछ आप एयरपोर्ट पर अगर देखेंगे तो जो बुक के स्टॉल होते हैं उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेजेस और कई लैंग्वेजेस हो सकता है मिल जाए, हिंदी उसमें नहीं मिलता। तो यहां पर देखो कि हाँ ठीक, समझ नहीं आता इस बात को कि अगर हम भारत देश में रह रहे हैं, हिंदी हम समझ सकते हैं, हिंदी हम बोल सकते हैं, हिंदी हमारे मन तक पहुंचती है, हृदय तक पहुंचती है, पर ऐसे में प्रेफरेंस हर जगह इंग्लिश का है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये जो न्यायपालिका की जो भाषा है ये हिंदी में होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों है? जो होना चाहिए वो नहीं है ना। कि मान लीजिए एक सुप्रीम कोर्ट में किसी का केस चल रहा है, वकील इंग्लिश में बोल रहा है, जज इंग्लिश में ही सुन रहा है, जो वादी प्रतिवादी उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो यहां पर हम जिस भाषा को कनेक्ट नहीं कर पा रहे उसमें हमारी सुनवाई हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह की जो अपील है उनको खारिज कर देता है जो इंग्लिश में नहीं होती है। तो फिर भी आप हाई कोर्ट के लिए तो प्रावधान एक बार कर लो कि उसकी कार्यवाही आप हिंदी में करवा लो, किसी और भाषा में करवा लो। राज्यपाल के पास ये पावर होता है कि वे राष्ट्रपति से अनुमति लेके ऐसा कर ले। लेकिन फिर भी आप अगर एक्ट की बात करेंगे, जो भी अधिनियम बन रहे हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स एंड सारी चीजें सब इंग्लिश में है, उसके लिए हिंदी का कोई वो नहीं किया गया है। और अगर इनकेस कहीं ऐसा होता है कि संसद इस प्रावधान को कर दे कि चलो भैया हिंदी में ले आओ, तब भी उसके साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको देना होगा। तो न्यायपालिका की भाषा एवं विधि पाठ, एक तो ये अंग्रेजों का, सारे अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, है ना। तो यहां पर क्या है कि न्यायपालिका, चूंकि देखो आप देखेंगे कि ये उस वक्त की संस्था है। आपने 1935 में भी 1935 का एक्ट इस बार पूछा भी गया था, जिसमें कि हमने
बात की थी कि भारत संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी 35 के एक्ट में की गई थी, है ना। इसके पहले टाइप का जो कोर्ट है वह बनाया गया था, कलकत्ता में था पहले। तो इस तरह के जो कोर्ट बने अंग्रेजों के समय में बने। अब जैसे कि आप ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड का ही नहीं, आईएएस आईपीएस जो भी हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, आप देखेंगे कार्नवालिस उसमें कई चीजों को ऐड कर देता है। किसे कहा जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। तो यहां पर देखो अंग्रेज जरूर चले गए, लेकिन वो जो व्यवस्थाएं उनके द्वारा स्थापित कर दी गई थी वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली स्थापित की थी। क्योंकि वहां की भाषा इंग्लिश थी तो चीजें इंग्लिश में चल रही है। तो यहां पर देखो कि जब तक चेंज वैसा नहीं होता है, न्यायपालिका की अगर हम भाषा की बात करें, विधि पाठ की बात करें, सब अंग्रेजी। न्यायपालिका की भाषा व पाठ, न्यायपालिका की भाषा व पाठ। इसके बाद हम देखेंगे कुछ विशेष निर्देश हैं। कुछ विशेष निर्देश को हम पढ़ेंगे। एक निर्देश तो है, आपको याद होगा कि हमने जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज थे उसके लिए एक अधिकारी की बात की थी। तो भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की यहां पर बात करेंगे। आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 में भाषा को आधार माना गया ना अल्पसंख्यकों के लिए। तो भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा मतलब अगर कोई अल्पसंख्यक है भाषा के आधार पर, तो क्या वो अपनी शिकायत जो दर्ज कर रहा है उसके लिए अंग्रेजी आना जरूर है? पहले वो अंग्रेजी सीखे, उसके बाद जाए और शिकायत दर्ज करे। तो वो अपनी भाषा में कर सकता है। उसके लिए अलग से एक अधिकारी की जो नियुक्ति का प्रावधान है वह किया गया। किस आर्टिकल में किया गया? कॉमेंट करके बताओ, हम पहले पढ़ चुके हैं, भूला मत करो, ठीक है। और दूसरी बात हम इसमें पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास, इसमें हम 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करेंगे। और इस बार यहां से क्वेश्चन भी पूछा था। संविधान की 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कब कब जोड़ी गई हैं? शुरुआत से 22 भाषाएं नहीं थी, प्रारंभ में कुछ कम भाषाएं थी, बाद में अलग अलग संविधान संशोधन हुआ, 2 3 3 4 4 भाषाएं, उसको जोड़ जोड़ के अब तक 22 भाषाएं कर दी गई। आप यूपीएससी का अगर नोटिफिकेशन देखेंगे तो वो हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में आता। आप राष्ट्रपति का भी भाषण सुनेंगे वह हिंदी में भी आ रहा है, अंग्रेजी में भी आ रहा है ना। ये सारी चीजें आप देखते हैं ना। आप एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन देखो, हिंदी में भी आ रहा है, अंग्रेजी में आ रहा है। 30 पेज हिंदी के होंगे तो 30 पेज आपके इंग्लिश के होंगे। तो हर एक ऐसी चीज की सरकार के द्वारा अगर दी जा रही है, अगर वो हिंदी में पब्लिश की जा रही, इंग्लिश में तो आना ही आना है, हिंदी में भले ना आए। तो यहां पर देखो कि अब हम आगे इसमें देखेंगे हिंदी भाषा का विकास और 8 शेड्यूल की हम बात करेंगे। इसके बाद हम राजभाषा या संसदीय समिति की बात करेंगे। राजभाषा, संसदीय समिति, राजभाषा या संसदीय समिति। एक और बात पढ़ लो, यूपीएससी ने क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा है, और वो है आपका शास्त्रीय भाषा। व्हाट इज शास्त्रीय भाषा? क्लासिकल लैंग्वेज, ऐसी भाषाएं हजारों साल पुराना इतिहास जिनका रहा। शास्त्रीय भाषा, तो शास्त्रीय भाषा अगर किसी को डिक्लेयर संस्कृति मंत्रालय ने कर दिया तो डेफिनेटली उसके कुछ लाभ भी होंगे, है ना, उसके कुछ प्रावधान भी होंगे, तो हम उनकी भी बात करेंगे। इसके अलावा हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमने थोड़ी सी चर्चा जो है वह हिंदी दिवस की कर ली, थोड़ा सा हम करंट को टच करेंगे कि न्यायपालिका में जो इंग्लिश है वह क्यों चल रही है। इसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे पीवाईक्यूज की। हिंदी मेंस का तो मुझे नहीं मिला, आपको मिले, अगर आपको मिल जाए तो कमेंट करके उस क्वेश्चन को आप टैग कर देना, मैं पिन कर दूंगी। तो हिंदी दिवस, करंट एंड पीवाईक्यूज, इसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स भी हमें पढ़ने हैं, और आर्टिकल होंगे 343 से 351 तक। कुछ आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे 343 से लेकर 351 तक, ठीक है। ये आर्टिकल्स भी हमें याद करने हैं।
तो ये हमारा आज का पूरा क्लास रहेगा। जब साइड होती है तो स्क्रीनशॉट ले लो या साथ साथ लिखते चलो। मुझे नहीं लगता मैं इतना फास्ट लिख रही हूं कि बच्चों आप साथ में लिख नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, इसमें मापदंड लाभ होंगे और इसके मापदंड क्या है, मतलब किस आधार पर। तो यूपीएससी ने यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन राजभाषा संसदीय समिति से भी आ चुका है, न्यायपालिका की भाषा, संघ की भाषा। तो जिस भाषा में ये हम लिख रहे हैं, ये कौन सी भाषा है? ये देवनागरी ही तो है, ये देवनागरी ही तो है, हिंदी देवनागरी लिपि में। लेकिन देखो, जब हम शब्दों की बात करेंगे ना, इतना क्लियर है आपको कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में। सबसे पहले तो हम यहां पर बात करने वाले संघ और क्षेत्र की भाषा, न्यायपालिका की भाषा, विशेष निर्देश में भाषाई अल्पसंख्यक, हिंदी भाषा का विकास, राजभाषा संसदीय समिति और शास्त्रीय भाषा, हिंदी दिवस, करंट पीवाईक्यू एंड आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक ये आपका पूरा। तो यही नोट्स आपको इसमें सारे मिल जाते हैं। सो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, स्कैन कर लो, या @manju PW वाला कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। चलो देखो, इसके लिए ना प्रॉपर एक विभाग भी बनाया गया है। तो पहले शुरुआत जो है हम थोड़ी सी विभाग से करते हैं। विभाग अलग से एक डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा बना हुआ है, जो कि किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत है, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये जो विभाग है वह काम करेगा। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय। किसको मिला इस बार भी गृह मंत्रालय? तो इसमें संघ की राजभाषा नीति के बारे में दिया हुआ है, आओ पढ़ते हैं। देखो बच्चों, हमें ये वर्ड्स जो हैं वह जरूर पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि जो ऑफिशियल वर्ड्स है वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि इस बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्टिकल 368 जो है उसमें कौन से 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसने कोई ऐसा आर्टिकल पूछ लिया है कि हमें पता ही नहीं है ना। उसने ऐसा आर्टिकल 368 आर्टिकल पूछा है जो कि हम साल भर पढ़ते हैं। आगे देखो, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। राजभाषा हिंदी है और जिस लिपि में हम लिख रहे हैं वो लिपि देवनागरी है, ठीक है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों में भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप है। देखो कि हमने भाषा में हिंदी भाषा लिपि देवनागरी, पर अंक जो है आपने देखा होगा कि शायद आप मैसेज बॉक्स में देखेंगे कि ऐसे करके 1 है, ऐसे करके 2 है, ऐसे करके 3 है, ऐसे करके 4 है। तो ये हिंदी अगर हम लिखेंगे तो हिंदी के अंक हो गए, बट हमने इन अंकों का यूज नहीं किया। हमने इंटरनेशनल जो अंक है 1 2 3 4 और जो रोमन संख्या होती है, ठीक है, रोमन लैंग्वेज में जो 1 2 3 लिखा जाता है, ये तो हमने बेसिकली इन अंकों को अपनाया है। तो हिंदी के लिए तो हमने हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, बट हमने क्या किया है कि भारतीय अंकों का जो अंतरराष्ट्रीय रूप है हमने वो अपनाया है। हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाएगा। हिंदी के अतिरिक्त पहले जानते हो शुरू में क्या हुआ था हमारा? जब संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, है ना। संविधान लागू हुआ, उस वक्त हमने एक प्रावधान किया कि देखो ऐसा करते हैं कि 15 साल तक हम अंग्रेजी को और रखते हो और आफ्टर 15 ईयर हम क्या करेंगे? अंग्रेजी को खत्म कर देंगे, सब कुछ हिंदी में कर देंगे। पर देखो चूंकि अडप्ट हम कर चुके थे, भले ही वह औपनिवेशिक कह लो, कॉलोनियल कह लो, हम पे शासन कर रहे थे, कुछ भी कह लो, बट कुछ राज्य और कुछ ऐसे जनता आवश्यक रूप से थी जो अंग्रेजी में ज्यादा सहज थी या अपनी लोकल लैंग्वेज में ज्यादा सहज थी, हम उसको हिंदी नहीं सिखा सकते। जैसे कि सरकार हिंदी को प्रमोट करने के लिए बैंगलोर के मेट्रो स्टेशन पर हिंदी में पोस्टर लगवा देती है और वहां के स्थानीय लोग उस पर आग लगा देते हैं। ऐसा प्रमोशन किस काम का? तो आप भाषा, अरे भाषा एक ऐसा इंपॉर्टेंट, जिसने आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, कांग्रेस से एक गलती हो गई थी किस अधिवेशन में कि कहा एक भाषा एक राज्य देंगे। तो भाषा का जो मुद्दा है हमेशा एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा रहा, बड़ा ही सेंसिटिव। आप सोचो, आप ऐसी जगह पर जाओगे, आप किसी ऐसे कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना पसंद करोगे जहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप हॉलीवुड लैंग्वेजेस से, हॉलीवुड की जो आप कहेंगे कि जो मूवीज हैं, वो मूवी आप कब देखने लगे? जब उसका हिंदी डबिंग आने लगा। साउथ की मूवीज हम तक कब पहुंचने लगी और कब हमें समझ में आने लगी, कब हमें साउथ के एक्टर और एक्ट्रेस अच्छे लगने लगे? जब से हमें हिंदी में जो डबिंग है वह मिला। तो इसके पहले अगर आप देखो तो आपको मलयाली कन्नड़ में आज भी जो मूवीज है, क्या हम देख पाते हैं, क्या समझ पाते हैं, क्या हमारा उतना पेशेंस लेवल है कि हम उसको सीखने की कोशिश करें? हमारी अपब्रिंगिंग का खा गा सीखते हुए बड़ी हुई है, ऐसे में हम मलयाली, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, इसकी शब्दावली से हम परिचित नहीं है। हम कैसे एक
एकाएक चीजों को बोलने, सुनने, समझने लगेंगे। तो यहां पर देखो कि भाषा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा कारक है जिसके आधार पर लोग साथ में रहते हैं, जिसके आधार पर एक जो ग्रुप्स है वह बनते हैं, समाज बन रहा है। तो यहां पर एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत की बात भी पहले करी गई थी, लेकिन बाद में वो पॉसिबल ना हुआ। तो संसद का कार्य हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा। संसद की कार्रवाई तो आप सुनते ही हैं किस भाषा में होती है। संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा के जो सभापति महोदय हैं या लोकसभा के जो अध्यक्ष महोदय है वह विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं, ऐसा संविधान का अनुच्छेद 120 कहता है। तो संसद की जो भाषा है वह हिंदी है और अंग्रेजी है। संसद के द्वारा जो प्रकाशित किया जा रहा है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पब्लिश किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई विधेयक है, कोई अधिनियम है, उसको इंग्लिश में ही लेकर आएंगे। न्यायपालिका कोई आदेश दे रही है, कोई आज्ञा दे रही है, वो इंग्लिश में ही आएगा। कब तक आएगा? जब तक कि पार्लियामेंट कोई अन्यथा ना रिकमेंड करे। किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है और किन के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाना है और किन के लिए केवल अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना है, ये राजभाषा अधिनियम 1963 हमें बताता है। तो समय समय पर ये जो राजभाषा विभाग है जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये उन्हीं दिशा निर्देशों को फॉलो करता है। मतलब कहां पर हिंदी यूज होगी, कहां पर हिंदी अंग्रेजी दोनों यूज होगी, कहां पर केवल अंग्रेजी यूज होगी, ये सारी चीजें राजभाषा विभाग बताएगा। और ये कैसे बताएगा? तो गृह मंत्रालय से जो दिशा निर्देश मिलेंगे उसके अकॉर्डिंगली बताएगा, है ना। अब देखो इसके कार्य क्या है, तो कार्य थोड़ा सा चलो कार्य रुक के समझते हैं कि राजभाषा विभाग के जो कार्य है वह क्या है। उसके पहले हम चलते हैं संघ की भाषा की तरफ कि आखिर ये जो संघ की भाषा है वह क्या है। सबसे पहले तो हमने देखा कि यहां पर भाग जो 17 है, संविधान का भाग 17 और आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351, ये अनुच्छेद है, ठीक है। और इन दोनों में वर्णन किया गया है, ये वर्णन है आधिकारिक भाषाओं, ऑफिशियल लैंग्वेज किसकी कहाँ होगी, संसद की क्या होगी, न्यायपालिका की क्या होगी, एक राज्य दूसरे राज्य से संवाद कर रहा है उनकी क्या होगी, सुशास्त्रीय भाषा, ये सारी चीजें कौन कर रहा है, ये भाग 17 और 340। एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि भाग 17 जो है वह इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो इसमें सबसे पहले बताया गया कि भाग 17 में जो आर्टिकल 343 से 351 दिए गए, इसको 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले संघ की भाषा की बात की गई है, उसके बाद बात की गई क्षेत्रीय भाषाओं की, फिर न्यायपालिका की, फिर कुछ विशेष निर्देश। एक बार मैं आपको आर्टिकल्स दिखाती हूं, ठीक है। तो क्या इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 343 से लेके 351 तक जो ये आधिकारिक भाषाओं को लेके जो आर्टिकल्स है उसको 4 भागों में बांटा। पहला इन्होंने कहा संघ की भाषा, फिर क्षेत्रीय भाषा, फिर न्यायपालिका की भाषा और फिर उसके बाद विशेष निर्देश। तो यहाँ पे जो संघ की भाषा है वो 343 और 344 में है। 343 कहता है कि संघ की राजभाषा होगी। अब संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी, वो भी देवनागरी लिपि में लिखे हुए, बट अंक जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होंगे, है ना, वो संख्या। 344 कहता है कि राजभाषा पर संसदीय आयोग और समिति की बात की गई। तो एक प्रॉपरली राजभाषा एक आयोग भी है ना, हमने अभी विभाग की भी बात की, तो एक आयोग भी है और आयोग जो रिपोर्ट देगा उस पर सिफारिशों के लिए, उस पर और विचार और समीक्षा के लिए एक संसदीय समिति भी बनेगी, एक संसदीय समिति भी बनेगी। सामान्यतः उस संसदीय समिति का जो अध्यक्ष है वह गृह मंत्रालय का प्रमुख गृह मंत्री होगा, ठीक है। तो यहां पर आयोग और समिति की बात की गई। क्षेत्रीय भाषाओं में राज्य की राजभाषा अथवा भाषा, संविधान में संघ की राजभाषा की बात कही गई है कि हिंदी देवनागरी लिपि होगी, लेकिन राज्य की राजभाषा के संदर्भ में कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया है, ठीक है। तो राज्य की राजभाषा अथवा भाषा क्या होगी उसकी बात इसमें कही गई है, बट कोई एक भाषा की बात नहीं की। जैसे कि संघ की राजभाषा के रूप में तो हिंदी है, बट राज्यों की राजभाषाओं के रूप में हमने नहीं कहा। अब जैसे कि देखो उत्तराखंड ने क्या किया कि संस्कृत को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया कि हम मतलब जो आधिकारिक काम होंगे अगर हिंदी अंग्रेजी में है तो हम संस्कृत में भी रख लेंगे। तो आप अपने ऑफिशियल यूज के लिए किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है ना। एक जैसे कि अब हरियाणा का एक केस हुआ था, हरियाणा ने कहा कि अब जो ज्यादातर लोग जो है वे हिंदी को हरियाणा में समझ पाते हैं, बस उनकी बोलने की जो शैली है वह थोड़ी सी दिक्कत वाली है। मतलब ये नहीं कहेंगे, मतलब प्रॉपर हिंदी तो है बट आप उसको आसानी से समझ नहीं पाते, है ना, उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। तो वो जो बोली है थोड़ा सा डिफरेंट है। पंजाब हरियाणा का विभाजन कैसे हुआ था, एक वो हरियाणवी हिंदी है, ये पंजाबी थोड़ा सा, तो वो लैंग्वेज का ही तो डिफरेंस था।
तो हरियाणा के द्वारा एक अधिनियम लेकर आए थे और जिसमें कि एक विवाद भी हुआ था कि इसको वैध रखें या वैध करें, है ना, उसमें हिंदी लैंग्वेज को लेके कुछ इश्यूज थे। सो 346 एक राज्य से दूसरे राज्य या एक राज्य या संघ के बीच में संवाद के लिए राजभाषा क्या होगी। 346 ये कहता है, ध्यान से सुनो, मान लीजिए केंद्र और राज्य के बीच में कोई संवाद चल रहा है, केंद्र ने कोई दिशा निर्देश राज्य को दिए, तब इसमें आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में, है ना, केंद्र और राज्य के बीच में जो संपर्क भाषा है वो संघ की राजभाषा होगी और अंग्रेजी होगी। लेकिन दो राज्यों के बीच में अगर संवाद है तो वो स्वतंत्र हैं कि वो हिंदी को भी रख ले, पर संघ और के राज्य के बीच में अगर किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन है, इंग्लिश में हो। ठीक है। 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान। 347 देखो इसमें क्या है कि मान लो कोई एक राज्य में कोई एक जो समूह है, जनसंख्या का एक भाग प्रॉपर संख्या में है और वह ये चाहता है कि उसकी जो भाषा है उसको मान्यता मिले, तो इस संदर्भ में क्या होगा, तो जो राज्यपाल है क्या कुछ कर सकते हैं, तो राज्यपाल के पास ये पावर तो है कि हाँ वो ऐसा करे, है ना, इस भाषा को प्रमोट करने के लिए, पर राष्ट्रपति की अनुमति से कर दे। आगे देखो न्यायालय की भाषा 348 349 348 349 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो अधिनियम और विधेयक है इसकी भाषा बताता है। भाषा क्या है? केवल इंग्लिश। कार्रवाई भले हिंदी में हो जाए और सुप्रीम कोर्ट में तो वो भी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है ऐसी अपील और ऐसी किसी भी तरह की बातचीत को जो कि हिंदी में है, क्योंकि वह बोल देता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में है। अब ऐसा वकील जो हिंदी में वहां विवाद करना चाहे, मतलब किसी विषय को लेकर अपनी बात रखना चाहे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया 349। विशेष निर्देश देखो, शिकायत निवारण में प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त भाषा 350 आर्टिकल 350। वही बात है कि कोई अल्पसंख्यक था भाषा के आधार पर और वो अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहता है, पर आप केवल हिंदी समझ रहे हो या अंग्रेजी समझ रहे हो, वो कैसे अपनी भाषा को रखे? या तो वो भाषा सीख ले पहले, सब शिकायत बाद में होती रहेगी, पहले भाषा सीख लो आप, उसके बाद आप शिकायत करो। ये पॉसिबिलिटी है, ये सही है क्या है? तो ऐसे में हम एक अधिकारी नियुक्त कर देते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, वो अपनी शिकायतें ताकि उसी भाषा में रख सकें। 350A ये कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा हो। अच्छा ये बताओ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, उसमें यह कहा गया कि आप मातृभाषा में शिक्षा जो है वह दे सकते हैं, जो मदर टंग, जो बच्चों का की मातृभाषा है, प्राथमिक स्तर पर। 350B भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए पदाधिकारी की बात करेगा और 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देगा। इंपॉर्टेंट है 351 की हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रावधान कौन कर रहा है? आर्टिकल 351 कर रहा है। आर्टिकल्स थोड़े याद करने पड़ेंगे बच्चों, समझ में भले आ गए पर याद तो आपको करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। हमने जाना कि भाग 17 आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, है ना, क्लियर है। अब इसमें कहा कि संघ की जो भाषा है देवनागरी एक होती है, लिपि एक होती है भाषा। जो मैं लिख रही हूं ये देवनागरी ही है ना, तो देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा, है ना, ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है, ठीक है। लेकिन जब हम अंकों की बात करेंगे कि जो आपको संख्या या जो अंक है ये हिंदी के नहीं बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये 1 2 3 का यूज किया जाता है, तो अंक हम ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाले यूज करेंगे जिनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो अंक देवनागरी लिपि के नहीं होंगे। देवनागरी लिपि के आप देखना चाहें तो अपने मैसेजेस में देख लीजिएगा। अब देखो इसमें यह कहा गया कि संविधान जब प्रारंभ हुआ 1950 से लेके 1965, इसमें यह कहा गया बच्चों कि हम इन 15 वर्षों के बाद इंग्लिश को खत्म कर देंगे। पंद्रह वर्षों के बाद
अंग्रेजी समाप्त कर देंगे। ठीक है, ऐसा कहा गया था कि संविधान लागू हुआ उसके बाद 15 वर्षों तक इंग्लिश और जारी रहेगी, पर यह एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि कई राज्यों ने विद्रोह किया, तो 15 वर्षों के बाद भी इंग्लिश जारी रही। 15 के बाद भी आज भी तो जारी है कि जो अंग्रेजी है, इंग्लिश है, वह जारी है। इसको खत्म नहीं किया जा सका, लेकिन हाँ, हमने ये प्रावधान जो है वह रखा था। ठीक है, अब इसमें यह किया गया कि चूंकि 15 वर्षों के बाद भी कोई विशेष उद्देश्य के कोई विशेष प्रयोजन है तो इंग्लिश कंटिन्यू होगी। 15 वर्षों के बाद भी विशेष प्रयोजन हेतु, कोई विशेष उद्देश्य हेतु जो इंग्लिश है उसका प्रयोग अनिवार्य रूप से, मतलब जो इंग्लिश है उसका प्रयोग जारी रहेगा। ठीक है, अच्छा देखो, इसके अलावा एक और बात कही गई कि हम क्या करते हैं, हम कोई आयोग या समिति जैसा प्रावधान करते हैं। आयोग और समिति, ठीक है। अब इसमें यह कहा गया, संविधान लागू हुआ 1950 में, कहा कि 5 वर्ष यानी 1955 में हम एक आयोग बनाएंगे। राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वह एक आयोग गठन करेंगे जो कि क्या करेगा कि बेसिकली हिंदी के संदर्भ में, है ना, हिंदी के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग कितना किया जाए और हिंदी को कैसे और इंग्लिश को कैसे लिमिटेड किया जाए, इस संदर्भ में एक जो सिफारिशें हैं वह करेगा। तो यहाँ पर पहले आयोग की बात करते हैं कि इसमें यह कहा कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद, संविधान समझ में आ रहा है, संविधान लागू होने के 5 वर्ष व पुनः फिर से 10 वर्ष व पुनः 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। राष्ट्रपति क्या करेंगे, आयोग का गठन करेंगे। राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। ठीक है, ये बात इसमें कही। और फिर इसमें यह कहा कि आयोग की सिफारिशों के अध्ययन के लिए आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा राष्ट्रपति को, तो आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक संसद की समिति बनेगी। की समीक्षा हेतु संसदीय समिति की बात की गई। ठीक है, तो अब देखो कि बेसिकली यहां पे राष्ट्रपति आयोग का गठन जो कर रहे हैं कि संविधान लागू होने के 5 वर्षों के बाद और 10 वर्ष के बाद, है ना, अभी हम जानेंगे कि गठन इसमें हुआ भी। और इसमें जानते हो इस आयोग में यह कहा गया कि एक अध्यक्ष होंगे और इसके अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में अब जो 22 भाषाओं की बात की गई है, ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष होंगे और इसमें क्या कहा गया कि बेसिकली जो 8वीं अनुसूची के भाषा के प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। तो वहीं पे जो ये संसदीय समिति है, इसमें यह कहा गया कि इसमें 30 सदस्य होंगे। लोकसभा के 10 मेंबर, माफ कीजिए 20, और राज्यसभा के 10, हो गए ना 30। आया इतना समझ में? थोड़ा सा इसके आगे चले। शुरू बात कहां से होती है, 15 वर्षों की बात हुई, ये तो हो गया कि क्या है, कहां से बात शुरू हुई, आयोग और समिति की बात हो गई। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। संघ की भाषा, है ना, यही पढ़ रहे हैं। तो हमने यहां पर हिंदी की बात कर ली, समिति की बात कर ली, आयोग की बात कर ली। अब देखो कि इसमें बेसिकली 1955 में 1955 में आयोग का गठन किया गया। आयोग की बात हुई थी ना, इस आयोग का गठन क्यों किया गया था कि हिंदी का यूज हमें ज्यादा करना है, उसका विकास करना और कैसे इंग्लिश को लिमिटेड करना है, इसके लिए आयोग बनाया था। तो 1955 में आयोग गठित हुआ।
ये आयोग गठित किसने किया? राष्ट्रपति ने किया। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो है वह बीजी खैर थे। अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर। बीजी खैर पहला आयोग था, इंपॉर्टेंट है। बीजी खैर की अध्यक्षता में, बीजी खैर की अध्यक्षता में ये जो आयोग है उसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। अब ये जो आयोग था ना, इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंप दी। 55 में बना था, 1956 में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब जब राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी तो इसमें एक और भी तो प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति को आगे की सिफारिश और सहायता के लिए एक संसदीय समिति भी तो बनेगी। तो अब संसदीय जो समिति है, संसदीय समिति, ठीक है, ये रिपोर्ट की समीक्षा के लिए, ये जो रिपोर्ट थी ना पेश की गई थी, इसकी समीक्षा के लिए इसका जो गठन है 1957 में किया गया। ठीक है, मेंबर्स हमने देख लिए कि इसमें कितने मेंबर्स होंगे? 30 मेंबर्स होंगे। और ये जो 30 मेंबर्स हैं इसमें से लोकसभा के, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए फिर से आपको समझा रही हूं, इसमें लोकसभा के होंगे 20 सदस्य और इसमें राज्यसभा के होंगे 10 सदस्य। ठीक है, तो पहली जो समिति बनी थी गोविंद वल्लभ पंत, आपने नाम सुना? नहीं सुना है तो अब सुन लो, सर्च कर लेना थोड़ा सा। तो जो गोविंद वल्लभ पंत थे, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी। इनकी अध्यक्षता में ये जो संसदीय समिति है वह बनाई गई थी। क्लियर है इतना? इसके अलावा देखो कि जब जो ये समिति बनी, ठीक है, जो ये समिति बनी, समिति ने अपनी सिफारिशें दी और उसमें यह भी कहा कि संसद ने एक राजभाषा अधिनियम लेकर आए। इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर संसद राजभाषा अधिनियम लेकर आती है 1963 का। राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1963 एक्ट लाया गया। ये राजभाषा अधिनियम 1963 लाया गया और इसमें यह कहा कि संघ के सभी सरकारी कार्य व संसद की कार्यवाही अंग्रेजी में जारी रहेगी। इस एक्ट में क्या सिफारिश की गई कि संसद व संघ के सभी कार्यों में, सभी कार्यों या सरकारी कार्य भी लिख लो, सरकारी है ना, अंग्रेजी जारी रहेगी। खत्म करना था ना 1965 तक तो अंग्रेजी को, पर जब देख लिया कि नहीं हो सकती तो इसमें एक एक्ट बनाकर ये बात को ला दिया है कि अंग्रेजी जो है वह क्या होगा, जारी रहेगी। और ऐसा किया गया था राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा। इसके अलावा इसमें यह कहा कि हाँ हिंदी का प्रयोग होगा, ठीक है, कि सरकारी कार्यों में इसमें क्या होगा, हिंदी का प्रयोग एज अ राजभाषा किया जाएगा। लेकिन इसमें ये फिर एक कोई डेडलाइन डिसाइड नहीं की कि हम इंग्लिश का जो प्रयोग है वह कब बंद कर देंगे, ऐसा इसमें कुछ नहीं कहा। इंग्लिश का प्रयोग कब बंद करेंगे ऐसा इसमें कुछ नहीं कहा। अंग्रेजी की समय सीमा निर्धारित नहीं की। अंग्रेजी की समय सीमा मतलब कब खत्म होगा ये, है ना, समय सीमा नहीं बताई, मतलब आगे भी ये कंटिन्यू बनी रहेगी। तो एक आयोग की बात, एक समिति की बात, यहां पे 1955 में आयोग बना, संसदीय समिति 57 में बनी और बाद में समिति की सिफारिश के आधार पर संसद के द्वारा एक एक्ट लाया गया जिससे ये प्रावधानों की बात की।
क्लियर है। अब हम चलते हैं क्षेत्रीय भाषाओं की तरफ, लेकिन इसके अलावा एक बात और समझ लो, हिंदी का प्रयोग 1965 के बाद भी जारी रहेगा। ये कौन कह रहा है? ये राजभाषा अधिनियम 1963 कह रहा है, ठीक है। और इसमें अंग्रेजी के प्रयोग के लिए कोई भी समय सीमा जो है वह निर्धारित नहीं की गई, और 1967 से कुछ विशिष्ट मामलों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का जो प्रयोग है वह अनिवार्य कर दिया गया। अब देखो, जैसे कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य किस किस में है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें नीचे ना एक नोट लिखा हुआ है, हम उसको भी समझ लेते हैं। इसमें कुछ मामले हैं जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों की अनिवार्यता कही गई, ठीक है। 1967 में कुछ ऐसा संशोधन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है कि हिंदी और इंग्लिश, मतलब इसमें ये प्रयोग ना दोनों के लिए अनिवार्य है, दोनों में ही ये अनिवार्य होगा। तो पहली बात तो देखो इसमें शामिल है कि केंद्र के द्वारा जारी कोई संकल्प या आदेश, केंद्र द्वारा जारी कोई भी संकल्प है, कोई भी आदेश है, कोई भी किसी भी तरह का नोटिफिकेशन हो, कुछ भी हो, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, ठीक है। किसी हम अगर प्रशासनिक रिपोर्ट की बात करें, कोई प्रशासनिक रिपोर्ट हो, ठीक है, या और किसी तरह का कोई प्रेस संचार हो, मीडिया को कुछ देना हो, प्रेस संचार हो, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इसके अलावा देखो कि अगर प्रशासनिक या ऐसी रिपोर्ट जिन्हें संसद के समक्ष रखा गया है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखी होंगी। जो भी रिपोर्ट्स रखी जाती है ना, जो भी प्रशासनिक रिपोर्ट है या अन्य तरह का कुछ भी है जो संसद के समक्ष रखा जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, संसद के समक्ष रखा जाएगा। ये भी किस में रखा जाएगा? हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसको रखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, जैसे कोई करार और समझौता है, लाइसेंस परमिट की व्यवस्था है, करार व समझौता, करार व समझौता, अगर हम लाइसेंस परमिट की बात करें, ठीक है, लाइसेंस परमिट है, या फिर केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी ने अगर कुछ जारी किया है, केंद्र सरकार का स्वामित्व है उस कंपनी पे, है ना, तो केंद्र सरकार का स्वामित्व है और ये जो कंपनी है ये कुछ भी जारी करेगी, किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन होगा, कोई रिपोर्ट होगी, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पब्लिश किया जाएगा। तो ये 1967 में इन सभी मामलों के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो प्रयोग है क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। याद रहेगा आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, किसी तरह का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा हम क्षेत्रीय भाषाओं की बात करते हैं। तो अभी तक हमने संघ की भाषा, रिपोर्ट, समिति, आयोग और राजभाषा अधिनियम और ये सब चर्चा कर ली। अब हम क्षेत्रीय भाषा की तरफ चलेंगे। तो देखो क्षेत्रीय भाषा में क्या कहा गया। सबसे पहली बात तो ये देखो कि संविधान में राज्यों के लिए किसी विशेष भाषा के उल्लेख की बात जो है वह नहीं कही गई। दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। संविधान ने राज्यों के लिए कुछ विशेष उल्लेख नहीं है क्षेत्रीय भाषाओं का। संविधान में राज्यों हेतु कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता, कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता। अब जैसे कि अगर मैं आपसे मान लीजिए ये कहूं, ध्यान से सुने इस स्टेटमेंट को, कि संविधान के द्वारा ये कहा गया है कि राज्यों की जो भाषा है या जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, है ना, इसमें किसी भी तरह का जो कामकाज है
या राज्य स्तर पर किसी भी तरह का जो कामकाज है वह हिंदी व इंग्लिश दोनों में अनिवार्य है, या हिंदी इंग्लिश के अलावा उसकी अपनी कोई राज्य की भाषा भी हो सकती है, स्टेट की भी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। कोई भी प्रावधान संविधान में ऐसा नहीं किया गया है, यह स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो यहां पर देखो इसमें यह कहा गया है कि जो राज्य की विधायिका है, स्टेट का लेजिस्लेशन है, राज्य विधानसभा समझ लो, है ना, राज्य विधायिका। राज्य विधायिका किसी एक भाषा के प्रयोग को चुन सकती है। किसी एक भाषा प्रयोग को चुन सकती है। राज्य की विधायिका किसी एक भाषा या हिंदी भी लिख लो इसमें, है ना, या हिंदी जो है इसको चुन सकती है। पहली बात हो गई। अब देखो कि इसमें ये तब तक रहेगा जब तक कि राज्य ने अपनी राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को नहीं अपनाया। मान लीजिए किसी ने ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अगर इंग्लिश को अपना लिया तो फिर वह हिंदी क्यों रखेगी। तो यहां पर एक बात और आपको याद रखना है कि जब तक अंग्रेजी राजभाषा ना हो, जब तक हिंदी को और किसी एक भाषा को कब तक रख सकती है, जब तक अंग्रेजी राजभाषा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और इसमें कही जाती है कि किसी राज्य की विधायिका उस राज्य के रूप में किसी एक या एक से अधिक भाषा या हिंदी का चुनाव वो कर सकती है जब तक उस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी ना हो। ठीक है। अच्छा देखो, एक बात और समझो कि मान लीजिए किसी विधायिका को तो कोई क्षेत्रीय भाषा या कोई आधिकारिक भाषा, किसी क्षेत्रीय भाषा को या फिर किसी और औपचारिक भाषा के रूप में अगर स्वीकार कर लिया, तब ऐसे में क्या होगा। तो यहां पर एक बात और याद रखनी है कि वो कोई राज्य है क्या, वो केवल 8वीं अनुसूची जिसमें कि 22 भाषाओं की बात हम करते हैं, आप यूपीएससी का पेपर भी उन 22 भाषाओं में लिख सकते हैं। तो किसी राज्य के द्वारा भाषा का जो चुनाव है वह संविधान की 8वीं अनुसूची तक सीमित है या फिर सीमित नहीं है? सीमित नहीं है। मतलब 8वीं अनुसूची के बियॉन्ड जाकर भी वह किसी भाषा को अपनी राज्य विधानसभा की एक औपचारिक भाषा के रूप में वर्णन कर सकते हैं या चूज कर सकते हैं। यह इंपॉर्टेंट है कि राज्य विधायिका 8वीं अनुसूची के अतिरिक्त 8वीं अनुसूची के अतिरिक्त 8वीं अनुसूची के अतिरिक्त भी किसी औपचारिक, किसी क्षेत्रीय या औपचारिक भाषा को चुन सकती है। क्लियर है इतना? आगे चलो। अब देखो, अब हम आगे आते हैं कि केंद्र, राज्य, एक तो हो गया आपका केंद्र, संघ, एक होगा आपका राज्य और एक होगा आपका अन्य राज्यों। ठीक है। अब देखो, इनके बीच में संपर्क भाषा क्या होगी, हम उसको समझते हैं। तो केंद्र व राज्यों के बीच में, है ना, केंद्र व राज्यों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो संपर्क भाषा है, कोई दिशा निर्देश या किसी तरह के राज्य भी कोई रिपोर्ट अगर भेज रहा है तो ये संघ की राजभाषा होगी, संघ की राजभाषा। ठीक है। और इसमें अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया। ठीक है, इसमें अंग्रेजी अनिवार्य है। अब देखो, राज्य और राज्यों की भाषा की अगर हम बात करें कि राज्यों के बीच में अगर किसी तरह का कोई संपर्क होता है, राज्यों के बीच में अगर किसी तरह का कोई संपर्क होता है तो ये हिंदी के प्रयोग के लिए स्वतंत्र है, पर यहां हिंदी के प्रयोग के लिए स्वतंत्र नहीं है।
हिंदी के प्रयोग हेतु स्वतंत्र हैं। हिंदी के प्रयोग हेतु ये स्वतंत्र हैं, समझे? आगे इतना समझ में? यहां पर हमने बात की राज्य विधायिका की भाषा, यहां केंद्र राज्य और अन्य राज्यों के बीच में संपर्क की भाषा की हमने बात कर ली। अब इसमें एक बात और आपको समझनी है ना, एक बात और समझो कि राजभाषा एक्ट 1963 जो है वह आखिर क्या कह रहा है। राजभाषा अधिनियम 1963 में बना था ना, तो ये जो 1963 का एक्ट है ये कुछ कुछ प्रावधान करता है, तो इसके एक दो प्रावधानों को हम और देख लेते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें यह कहा कि संघ और गैर हिंदी राज्य, ये तो हो गया आपका संघ, है ना। तो यहां चलते हैं क्योंकि कुछ और लिखना है वहां पे। संघ और गैर हिंदी राज्य, गैर हिंदी मतलब जिसे हिंदी जिसकी भाषा ना हो, मान लीजिए साउथ के स्टेट, है ना, गैर हिंदी राज्य। तब अब इनके बीच में क्या होगा, किस तरह से रिलेशन होगा? तो संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच में जो संपर्क भाषा है वह अंग्रेजी हो रही है। वह कौन सी भाषा है? इंग्लिश पे यहां पे संवाद हो रहा है। अब यहां पर देखो कि अगर मान लीजिए एक तरफ जो है वह हिंदी राज्य है, हिंदी राज्य की अगर हम बेल्टों की, हिंदी राज्य बेल्टों की बात करें, जैसे कि आपका एमपी है, यूपी है, बिहार है ना, हरियाणा है, राजस्थान, ये कुछ हम ऐसे ये हिंदी बेल्ट के राज्य कहलाते हैं। साउथ की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो वहां पर उनकी अलग ही लैंग्वेजेस है। तो अगर हिंदी राज्य है और हिंदी राज्य और गैर हिंदी राज्यों के बीच में, हिंदी राज्य और गैर हिंदी राज्य, तो इनके बीच में जो संपर्क की भाषा होगी ये हिंदी है, और हिंदी के साथ साथ ट्रांसलेटेड इंग्लिश, ट्रांसलेशन जो है वह इंग्लिश में भी होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? इसके अलावा देखो एक बात और कि राजभाषा अधिनियम यह भी कहता है कि अगर राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है, राष्ट्रपति अगर इस बात से संतुष्ट है कि जनसंख्या का अधिकांश भाग किसी पर्टिकुलर बोली की मान्यता के लिए तैयार बैठा है, जनसंख्या का अधिकांश भाग, जनसंख्या का अधिकांश भाग किसी भाषा की मान्यता के लिए कह रहा है, किसी भाषा की मान्यता हेतु मांग करता है, तब ऐसे में राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि वह इस पर्टिकुलर भाषा को औपचारिक भाषा घोषित करे। औपचारिक भाषा, औपचारिक भाषा की, हाँ ठीक है, आप इस भाषा में भी जो चीजें हैं वह कर सकते हैं। तो औपचारिक भाषा घोषित करने का जो डायरेक्शन है, जो निर्देश है, ये कौन देगा? ये राष्ट्रपति देंगे। क्लियर है इतना? इतना क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं न्यायपालिका की भाषा। क्वेश्चन से शुरू करते हैं। न्यायपालिका की भाषा संबंधी, न्यायपालिका व विधायिका की अगर हम भाषाओं की बात करें, है ना, तो इसके संदर्भ में कुछ उपबंध किए गए हैं। न्यायपालिका की भाषा की बात हम पहले करते हैं। जब तक संसद द्वारा अन्य व्यवस्था को ना अपनाया जाए, उच्चतम व प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। जब तक संसद, देखो एक तो यहाँ पे तो संसद को पावर हो रहा है कि केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। यस एग्जैक्टली, ये बिल्कुल राइट टर्म लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा है, जो कार्रवाई है, केवल अंग्रेजी में होगी जब तक संसद कुछ नहीं कह रहा। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी या अन्य राजभाषा को हाईकोर्ट की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। तो हाईकोर्ट की जो कार्रवाई है वह इंग्लिश के अलावा भी किसी भाषा में क्या हो सकती है? हो सकती है। कब? जब राज्यपाल चाहे, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ऐसा चाह रहे हैं, तब ये बात भी सही है।
न्यायालय के निर्णय, आज्ञा, आदेश केवल अंग्रेजी में ही होंगे जब तक कि राष्ट्रपति अन्यथा व्यवस्था ना दे। ये बात बिल्कुल सही है कि न्यायालय के जो निर्णय, आदेश और आज्ञा हैं केवल अंग्रेजी में ही होंगे, लेकिन जब तक राष्ट्रपति अन्यथा व्यवस्था ना करे, नो, इसमें राष्ट्रपति नहीं बल्कि यहां पर संसद की बात आएगी। ठीक है, तो जब तक राष्ट्रपति अन्यथा व्यवस्था ना दे, ये गलत हो गया, जब तक संसद ऐसा ना करे, तो यहां पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2। आर्टिकल 348 क्लॉज 1 क्लॉज ए क्या कहता है कि जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान ना करे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्रवाइयां अंग्रेजी में ही होंगी। आर्टिकल 348 क्लॉज 2 ये कहता है कि यह भी प्रावधान है कि आर्टिकल 348 क्लॉज 1 के प्रावधानों के बावजूद किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या किसी अन्य आधिकारिक उद्देश्य से इस्तेमाल की जाने वाले किसी अन्य भाषा के उपयोग को भी अधिकृत कर सकता है। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, ये किसमें लिखा है? आर्टिकल 348 क्लॉज 2 में लिखा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कि न्यायपालिका की भाषा के बारे में आर्टिकल 348 में प्रावधान तो किया गया है, और राजभाषा अधिनियम जो 1963 है उसमें राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय में जो निर्णय है, जो आदेश है, हिंदी या राज्य की किसी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ये जो सारी चीजें हैं वो केवल इंग्लिश में होंगी, उसमें हिंदी नहीं होगी। लेकिन यहां पर जो कार्यवाही का प्रकाशन भी किया जा रहा है उसे हिंदी या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में भी लाया जा सकता है। ये बात कौन कह सकता है? राज्यपाल, बट ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही वह करेंगे। तो यहां पर देखो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि जब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट और यहां पर हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या है कि जब तक संसद व्यवस्था ना दे, सब कुछ इंग्लिश में हो रहा है। सारी कार्यवाही अंग्रेजी में। जब तक संसद अन्य व्यवस्था ना दे, अभी भी वही है ना, अंग्रेजी में ही सब कुछ होता है। सुप्रीम कोर्ट मतलब इंग्लिश मीडियम, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो कार्यवाही है, ठीक है, ये किस में होगी? इंग्लिश में, अंग्रेजी में होगी। केंद्र व राज्य विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, आधिकारिक जो भी पार्ट है वो सब इंग्लिश में आएंगे। केंद्र व राज्य विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, इंग्लिश, अधिनियम, अध्यादेश, ठीक है, सब कुछ इंग्लिश में। थोड़ी सी बात करते हैं हाई कोर्ट की। तो हमने जाना कि हाई कोर्ट के संदर्भ में तो फिर भी हम किसी अन्य भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, तो राज्यपाल की अनुमति से, मतलब राज्यपाल के द्वारा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी अन्य भाषा में कार्यवाही हो सकती है। किसी अन्य भाषा या हिंदी में किसी अन्य भाषा में हाई कोर्ट की कार्यवाही हो सकती है। लेकिन यहां पर भी याद रखना कि इसमें भी जो एक्ट है, बिल है या कार्रवाई है, उसका प्रकाशन इंग्लिश में होगा। ठीक है, इसमें भी है कि आज्ञा, आदेश, ये सब जो है, और ये केवल अंग्रेजी लिखा हुआ है, इसमें हिंदी की बात नहीं की गई है, केवल अंग्रेजी है बच्चों, केवल अंग्रेजी। ठीक है, आगे चलो। इसके अलावा अगर राज्य विधानसभा की हम बात करें,
अगर राज्य विधानसभा कोई बिल, कोई विधेयक, कोई एक्ट ये लेकर आ रही है, तब इस संदर्भ में जो भाषा है वह कोई और हो सकती है, कोई अन्य भाषा हो सकती है, लेकिन इसमें अंग्रेजी अनुवाद होगा साथ में, प्लस अंग्रेजी अनुवाद, है ना, इसके बिना नहीं होगा, प्लस अंग्रेजी अनुवाद। आया समझ में? तो ये हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं हिंदी भाषा के विकास की, लेकिन अच्छा पहले हिंदी भाषा के विकास की बात करते हैं, फिर यूपीएससी का एक 2024 का जो क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन, देखो पहले क्वेश्चन कहता है कि 71 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्न में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और मैथिली। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये तो शामिल है, पर मैथिली नहीं है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए था। आओ इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखते हैं। देखो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और ये वही 22 भाषाएं जिसमें आप यूपीएससी का भी एग्जाम दे सकते हैं। अब देखो इसमें शामिल भाषाएं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया। पहले ये ओडिशा हुआ करता था, पहले क्या करता था, ओडिशा हुआ करता था। 2011 में एक 96 संविधान संशोधन हुआ और चूंकि ओडिशा का नाम ओडिया कर दिया तो अब ओडिया आ गया, है ना। ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इसमें इंग्लिश नहीं है। अगर हम ये कहे कि 22वीं भाषा जो 8वीं अनुसूची है, क्या उसमें इंग्लिश है? नहीं है ना। चलो हिंदी तो है, इंग्लिश नहीं है। तो देखो शुरू में अगर हम देखेंगे तो पहले संविधान जब शुरू हुआ तब हमने 14 भाषाओं को शामिल किया। पहले कितनी भाषाओं को शामिल किया? शुरुआत में 22 भाषाओं को। वर्तमान में हम 22 भाषाएं देखते हैं। अब लेकिन देखो कि 14 के बाद 1967 में सिंधी को शामिल किया। 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में एक और भाषा को शामिल कर लिया। ठीक है। 1992 में जो 71 संविधान संशोधन हुआ था उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया, +3 इसमें हो गए, 18 भाषाएं हो गई। फिर 2003 में जो 92 संविधान संशोधन हुआ जो कि 2004 से प्रभावी हुआ, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। तो फिर से इसमें 4 भाषाओं को और शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 14, 4, 18 और 4, 22। तो यहां पर देखो कि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा बच्चों, ये पूछा कि 71 संविधान संशोधन जो कि 92 में हुआ, तो 71 संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली है, जबकि मैथिली भी दिया हो गया। तो मैथिली तो 2003 में 92 संविधान संशोधन है ना, ये तो 2003 में ये 92 संविधान संशोधन की बात इसमें करी गई। तो यहाँ पर ये 3 तो इसमें शामिल है, चौथा इसमें शामिल नहीं था। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हिंदी भाषा के विकास की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आदि 2 बातों की हम चर्चा करते हैं। एक तो है भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा। ठीक है, अब देखो अगर हम भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की बात करें तो हमने पहले भी डिस्कशन किया कि इसमें विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जो भाषा के रूप में अल्पसंख्यक लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाएगा कि जो पीड़ित व्यक्ति है वह अपनी शिकायत निवारण को या राज्य के किसी अधिकारी के समक्ष अपनी बात को रखने के लिए हिंदी या फिर अपनी किसी भाषा या क्षेत्रीय भाषा या फिर जो भी उनकी मदर टंग है वो उसका यूज कर सकते हैं। साथ ही इसमें दूसरी बात ये कही गई, संविधान में जो भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की गई, पहली बात तो एक अधिकारी की बात की गई है ना। इसके अलावा देखो कि बेसिकली भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए यह भी कहा गया कि इस संदर्भ में जो जांच और रिपोर्ट की बात की गई, जांच और रिपोर्ट की बात की गई कि एक अधिकारी होगा, आयोग होगा, जांच व रिपोर्ट इस संदर्भ में की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकरण में जो अल्पसंख्यक समूह होते हैं वो समूह बेसिकली वो अल्पसंख्यक समूहों को प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी वो उनकी मदर टंग में दी जाएगी। अच्छा देखो कि इसमें जैसे कि हिंदी भाषा का जो विकास है, ठीक है, ये हमने पढ़ा बच्चों विशेष निर्देश में। तो विशेष निर्देश में बेसिकली 2 बातें कही गई हैं। एक इसमें बात कही गई है अल्पसंख्यकों की, कि जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, है ना,
अल्पसंख्यकों के लिए कुछ प्रावधानों की बात कही कि भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। और दूसरा हमने हिंदी भाषा के विकास की बात की। थोड़ी सी चर्चा इस पे रह गई है, वो और समझ लो। हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो पीड़ित व्यक्ति है वह शिकायत के निवारण हेतु, है ना, जो वो जिस भाषा पे आवेदन करना चाहता है उस भाषा में वह कर पाए। तो यहां पर पीड़ित व्यक्ति, अधिकारियों व आयोग या समितियों के समक्ष शिकायतों के निवारण हेतु भाषा का प्रयोग, ठीक है, अपनी भाषा का जो प्रयोग है वो कर सकते हैं। पहली बात इसमें ये कही गई। साथ ही एक बात जो हमने जानी थी कि इसके लिए विशेष रूप से एक अल्पसंख्यक अधिकारी होगा, भाषाई अल्पसंख्यकों का, है ना, अल्पसंख्यक भाषाई अधिकारी। और इस अधिकारी का मेन काम ही यही है कि जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है उनकी शिकायतों को, उनकी बातों को सुनना समझना। तो बेसिकली इसके अलावा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में एक और प्रावधान जो है वह किया गया है कि ये जो अधिकारी है वह क्या कर रहे हैं, अपनी जो रिपोर्ट है वह बना रहे हैं, शिकायतों का निवारण हो रहा है नहीं हो रहा है, किस तरह की शिकायतें आ रही हैं, और उसके बाद ये किसको सौंप रहे हैं। ये इस बार का जो पेपर आया बच्चों, बहुत छोटी छोटी सी बातें पूछी गई। समटाइम्स जब चीज़ें टफ पूछी जाती है तो उसमें एक से ज़्यादा फैक्ट होते हैं। जब सिंपल क्वेश्चन बना देता है यूपीएससी तो सीधा पूछ लेता है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वह किस आर्टिकल का हिस्सा, और ये क्वेश्चन एज इट इज बिना वर्ड चेंज किए सेकंड टाइम आया है, ठीक। और आर्टिकल 21 तो पूछो मत, फेवरेट, मोस्ट ऑफ, मतलब वन ऑफ द फेवरेट आर्टिकल है यूपीएससी का। तो यहां पर इसमें क्या है कि जब प्रेसिडेंट को रिपोर्ट पेश की जाएगी तो प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करेंगे। और इसके अलावा अगर रिपोर्ट का कोई भाग ऐसा है जो कि राज्य सरकारों से संबंधित है तब क्या करेंगे कि ये राज्य सरकारों को पेश करेंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान है जो कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए किए गए हैं। हाँ, एक और कि बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा का मतलब क्या समझ रहे हो, कमेंट करके बताओ। प्राइमरी एजुकेशन का मतलब क्या है, किस लेवल, मतलब कहां तक की शिक्षा, किस उम्र तक की शिक्षा, बताओ जरा। क्योंकि आर्टिकल 21A में भी हमें प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, उच्च शिक्षा की बात नहीं की गई है। सो व्हाट इज प्राथमिक शिक्षा, बता चुके हो इसलिए पूछ रही हूँ। प्राथमिक शिक्षा जब नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो यहां पर यह कहा कि जो बच्चे हैं प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में दिया जाए। क्लियर है, आगे चलते हैं, चलो। और हिंदी भाषा का विकास हो आप देख चुके, एक क्वेश्चन हम देख चुके। अब हम बात करते हैं संसदीय समिति की। हमने जाना कि बेसिकली राष्ट्रपति क्या कर रहे थे, एक आयोग बना रहे थे, जैसे कि बीजी खैर की अध्यक्षता में पहला बना भी था। कब बना हुआ था ये आयोग, 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता बना हुआ था। उसके बाद 56 में रिपोर्ट आई, 57 में एक समिति बनाई गई थी, जिसके पहले जो समिति बनी थी पंडित गोविंद वल्लभ पंत, 56 में उन्होंने रिपोर्ट दी थी, है ना। 57 में बनी हुई थी। और उसके बाद उन्होंने बाद में जब रिपोर्ट दी उसके आधार पर 1963 में राजभाषा आयोग बना था। अब यहां पर देखो, उसके बाद 1976 की जब हम बात करेंगे, 1976 में राजभाषा संसदीय समिति गठन 76 में किया गया। और किस एक्ट के अंतर्गत, तो जो वही एक्ट 1963 का, इसके तहत किया गया। संविधान का आर्टिकल 351 ये कहता है कि अनिवार्य रूप से हिंदी के सक्रिय प्रचार के साथ आधिकारिक संचार में हिंदी का उपयोग समीक्षा के और प्रचार के लिए राजभाषा समिति का गठन। तो बेसिकली समिति का मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस है कि जो हिंदी है, हिंदी का किस तरीके से आधिकारिक भाषा के रूप में और एक सक्रिय रूप से उसका जो प्रचार है वह किया जा सके। समिति की पहली रिपोर्ट आती है 1987 में। ऑब्वियसली बात है, समिति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगी, राष्ट्रपति आगे जो पार्लियामेंट है उसमें रखवा रहे हैं, राज्य सरकारों के संदर्भ में तो संबंधित राज्य को। और अगर हम ये देखें कि संसदीय समिति जो है इनकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो समटाइम्स इस तरह की इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अध्यक्षता सामान्य तौर पर गृह मंत्री,
है ना, गृह मंत्री के द्वारा गठन और अध्यक्षता की जो बात है वह की जाएगी। 63 का जो ये अधिनियम है, इसके प्रावधानों के अनुसार हमने पहले ही जाना कि ये जो समिति बनेगी इसमें 30 मेंबर्स टोटल होंगे। 10 मेंबर्स होंगे इसमें लोकसभा के, माफ कीजिए 20 मेंबर्स लोकसभा के, हमेशा डबल रहेंगे, संख्या भी तो ज्यादा है भाई, और 10 मेंबर्स आपके राज्यसभा के होंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये पैनल संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, और जिसके विपरीत ये पैनल क्या करेंगे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखेंगे और सभी राज्य सरकारों को भी भेजेंगे। तो ये राष्ट्रपति की इसमें भूमिका हो गई। अब देखो एक राजभाषा अधिनियम 1963, वैसे तो हम देख चुके हैं राजभाषा अधिनियम 1963 जो है वह आखिर है क्या। तो हमने जाना था कि ये जो पहली गोविंद वल्लभ पंत की जो अध्यक्षता में जो संसदीय समिति बनी थी उसने जो रिपोर्ट दी थी, उसके बाद ये राजभाषा अधिनियम 1963 आया। एक बार और देख लो कि इसमें ना राज्यपाल को एक अधिकार दिया गया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो बेसिकली एक्ट है ना, सबसे पहली बात यह है कि इसने राज्यपाल को अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? अधिकार तो है बस राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से है। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय के जो निर्णय है, पारित आदेश है, हिंदी या फिर राज्य की किसी अन्य भाषा में प्रयोग की अनुमति वह दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही इसका अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न करना होगा। तो एक बात आपको याद रखना है कि अगर किसी अन्य भाषा का प्रयोग करना है, यस बिल्कुल कीजिए, बट इसके साथ इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है ये जरूर अवेलेबल होना चाहिए। ये प्रावधान करता है कि कोई निर्णय आदेश या किसी भी भाषा में पारित किया जा सकता है तो उसके साथ अंग्रेजी में अनुवाद जो है वह होना चाहिए। और अगर इसे संवैधानिक प्रावधानों के साथ पढ़े तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजी को प्राधान्यता दी गई है। क्या इससे शामिल हो जाता है? लेकिन राजभाषा अधिनियम केवल राज्यों के संदर्भ में ही इतना लिबरल है। देख लो, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में वह कुछ नहीं कहता इन सेंस किसी अन्य भाषा के बारे में कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि वहां केवल इंग्लिश चलेगी। तो राजभाषा अधिनियम में अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में किसी अन्य भाषा के उल्लेख का प्रावधान नहीं मिलता। अंग्रेजी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें कार्यवाही की जाएगी। सो ये दैट इज इंपॉर्टेंट, अंग्रेजी ही एकमात्र ऐसी भाषा है। बच्चों, ही में और भी में फर्क होता है। तुम ही और तुम भी, है ना, फर्क है, अर्थ बदल जाता है ही और भी से। अगर यहां पे लिखा है कि एकमात्र यही एक भाषा है, एकमात्र ही यह भाषा है, इसका मतलब किसी अन्य भाषा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अच्छा, लेकिन एक बात और है, संसद चाहे तो ऐसा कर ले, ऑब्वियस सी बात है। तो हम अधिनियम ही तो पढ़ रहे हैं, तो अधिनियम तो संसद बना रही है, अधिनियम में ही तो मना किया गया ना, अधिनियम संसद बना रही है। अगर संसद अधिनियम कुछ ऐसा बना दे कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने भी आप अपनी नॉर्मल जो लैंग्वेज हो उसमें बात कर लो, तो वो भी चल जाएगा। आप बस इस तरह के ट्रांसलेटर या फिर जो उस भाषा को जानते हो और वो बता दें, और जो जज है उन तक वो बात पहुंच जाए कि ये किस सेंस में क्या बात कर रहे हैं। अगर जज को, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की भाषा जो है वो इंग्लिश क्यों रखी गई? एक बड़ा क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर देंगे वाई? सर्वोच्च न्यायालय की जो भाषा है इंग्लिश ही क्यों रखी? सोच के बताइए, इस चैप्टर में नहीं है ये कि आप देख के बता दो। सर्वोच्च न्यायालय की भाषा कार्यवाही की हो, बहस की हो, इंग्लिश क्यों है आखिर? बताओ जरा, सोच पा रहे हो क्या? पहली बात तो देखो, एक रूपता। एक रूपता जो है वह सुनवाई में बनी रहे। अगर ऐसा हो कि अलग अलग भाषाएं हों तब तो प्रॉब्लम होगी। अगर अलग अलग भाषा है तो जज को भी तो समझने, वो भी तो इंसान है, कितनी भाषा है, कोई गूगल ट्रांसलेटर तो है नहीं, ना ही कोई एआई एजेंट बैठा हुआ है, ना ही कोई एआई टूल या मशीन है कि जो भी भाषा आपने डाली वो उसको समझ गए, ट्रांसलेट उन्होंने कर दिया या उस भाषा में समझ के उन्होंने अपना निर्णय डिसीजन दे दिया। तो चूंकि निर्णयों में जो प्रक्रिया हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें एक रूपता बनी रहे, सो इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, औपनिवेशिक काल की देन हम समझ सकते हैं। शुरू से ही हिंदी में सब हो रहा होता तो आज ऐसा तो है नहीं कि भाई सबको इंग्लिश आती है, लेकिन फिर भी हम उसमें
इंग्लिश का यूज हम कर रहे हैं। तो अगर सबको हिंदी नहीं आती और हमें प्रमोट करना होता, संसद ऐसा चाहती, संविधान ऐसा प्रावधान करता, चीजें उसी तरीके से अगर हमारे पक्ष में होती, हम हिंदी कर सकते थे। तो जितनी परेशानी हमें आज अंग्रेजी को लेकर हो सकता है, उतनी या उससे कुछ कम लोगों को परेशानी। ऐसा तो है नहीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की भाषा इंग्लिश है तो सबको इंग्लिश आती है, हिंदी भी कुछ लोगों को नहीं आती तो भी काम चल जाता। बट वही बात है औपनिवेशिक काल की देन कि जिस प्रक्रिया, जिस प्रोसेस से जो चीजें हैं अब एक बार स्टैब्लिश हो गई। कुछ समटाइम्स क्या होता है ना, कुछ मानक बन जाते हैं। ऐसे हमारी लाइफ में भी होता है कि समटाइम्स हमने किसी चीज को लेके गिव अप कर दिया, अब हमारी टेंडेंसी बन गई कि हम चीजों को देख के गिव अप करते जाएंगे। तो वो धीरे 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 वो धारणाएं पक्की हो जाती है और उसी से हमारा व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। जैसे कि आज मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन किया, मतलब आप किसी भी काम की टाला मटोली मैंने करी कि चलो अभी आज सुबह, वैसे मैं सोचती हूँ कि चलो 4-5 बजे सवेरे उठ जाएंगे। सबसे पहला जो, मतलब ऐसा मैं सोचती हूं, पर दिनचर्या में लागू कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि रोज, मतलब ठीक है काम पढ़ने पढ़ाने वाला है, मजा इसी काम में आता है, तब ऐसे में एक दिमाग में हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड चीजें चलती रहती कि रात में अगर 1 बजे भी आप काम करके, पढ़ाई करके अपना काम निपटा के सो रहे हो, फिर भी ऐसा लगता है कि चलो ऐसा करेंगे कि हम मॉर्निंग में ना 4 बजे उठ जाएंगे और 4 बजे से लेके 7 बजे तक अपना जो टाइम है वह स्टडी आवर्स होंगे। केवल ये हम कुछ नया पढ़ने या फिर कुछ ज्ञान अर्जन के लिए समय रखेंगे। बट ऐसा पॉसिबल हमेशा नहीं हो पाता, कभी किया कभी नहीं किया, चलो अगले हफ्ते करेंगे। सेम आपका, चाहे आप योगा करो, चाहे आप मेडिटेशन करो, चाहे आप जिम जाओ, आप वर्कआउट करो, थोड़ा बहुत तो भाई फिजिकल करना चाहिए। अभी हाल ही में 21 जून था, क्या थीम थी इस बार की 21 जून की योगा डे की? तो देखो हमें फिजिकल तो थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी आप एक स्टूडेंट लाइफ में, जब आपका शरीर साथ दे रहा होगा, तभी आप स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो केवल हमें मेंटल हेल्थ को तभी प्रायोरिटी दे पाओगे जब आपका शरीर स्वस्थ रहे। आप बहुत बीमार हो, आप सोचो आपका मेंटल जो है हेल्थ बहुत हाई हो, आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बन जाओ, इम्पॉसिबल। जब तक शरीर साथ दे रहा है तभी तक आप चीज़ों को कर पाते हैं, है ना। तो देखो कि बेसिकली हम समटाइम्स अपने लिए कुछ पैरामीटर सेट कर लेते हैं, धीरे धीरे वह पक्के हो जाते हैं। वैसे पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट ने कि कोलोनाइज, अगर हम पीरियड की बात करें, उसी समय चीज़ें सेट हो गई। अब जब सेट हो गई तो उसी तरीके से बढ़ रही हैं। तो औपनिवेशिक काल की हम देन इसको कह सकते हैं कि हमने जो किसी चीज को करा। इसके अलावा एक रूपता हो गया औपनिवेशिक काल, ठीक है। ये कह सकते हैं कि अब ज्यादातर लोगों के द्वारा इसको स्वीकार्य कर लिया गया, मान लिया गया कि चलो इंग्लिश ठीक है, ठीक है, भले परेशानी हो, सारी चीजें हो। बट अगर हम साउथ के कुछ स्टेट की बात करें तो इनके साथ प्रॉब्लम है कि या तो ये अपनी रीजनल लैंग्वेज को समझ रहे हैं या तो फिर ये इंग्लिश समझ रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो विरोध था ना कि हिंदी को नेशन लैंग्वेज ना बनाया जाए, वो साउथ स्टेट से आता है। अगर हम हिंदी बेल्ट के कुछ स्टेट्स की बात करें, केवल अगर यही स्टेट जो है इसकी ही 100% लोग जो है वह हिंदी को बोल समझ पा रहे हैं, तो यहां पर इससे डिसाइड नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा। इसके अलावा देखो कि हमारे जो एक्ट हैं, प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, जो रिकॉर्ड है, एक्ट है, बस सारी चीजें इंग्लिश में है, चल रहा है। तो एक रूपता अपने और भी कई कारण हो सकते हैं। यहाँ हमने कुछ रीजन की चर्चा करी, आपको कुछ पता हो तो आप मुझे बताना। अब एक और भाषा पर हम बात, एक और तरह की भाषा होती है जिसे कि हम क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। यूपीएससी यहां से क्वेश्चन भी पूछ चुका है, व्हाट इज क्लासिकल लैंग्वेज। अगर हम संस्कृति मंत्रालय की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 2014 तक 6 भाषाओं को दर्जा दिया गया शास्त्रीय। पहला तमिल, दूसरा संस्कृत, तीसरा कन्नड़, चौथा तेलुगु, पांचवा मलयालम और छठा ओडिया। तो इन 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा है वह दिया गया, ठीक है। अब देखो कि अगर ये दिया गया तो इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी है कि बेसिकली अगर हम शास्त्रीय भाषाओं की बात करें, 2 बातें हमें इसमें समझनी है। एक तो इसके लाभ क्या होंगे, दूसरा इसके मापदंड क्या होंगे। ये बताओ, किसी भाषा को हमने क्लासिकल लैंग्वेज घोषित कर दिया तो इसके हमें बेनिफिट जो है वह क्या होंगे। पहला बेनिफिट यह है कि शास्त्रीय भारतीय भाषाओं में जो भी विद्वान प्रतिष्ठित होंगे, 2 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। 2
अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। प्रतिवर्ष। एक तो ये लाभ है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पुरस्कार ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो कैसे आप प्रमोट करेंगे किसी पर्टिकुलर चीज को। सेकंड, इसमें यह कहा जाता है कि शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्र, जैसे अगर ये 6 भाषाएं होंगी, अब इन सबके उत्कृष्टता केंद्र होंगे, देखना जरा। तो उत्कृष्टता जो केंद्र है वह इस पर्टिकुलर भाषा के अध्ययन हेतु बनाया जाता है। और तीसरा इसमें जो लाभ है कि जो यूजीसी आपने सुना है, जो कॉलेजों और इन सबको मान्यता देता है, शिक्षण संस्थानों को, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो यूजीसी से अनुरोध किया जाए कि कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के लेवल में है, उसमें शास्त्रीय भाषाओं के जो प्रतिष्ठित विद्वान हैं उनको एक निश्चित संख्या में व्यावसायिक अध्यक्षों की स्थापना जो है वह की जाए। तो यहां पर जो यूजीसी है ना, जो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसमें भी प्रमोट किया जा रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो ये इसके लाभ होते हैं, है ना, इसमें भी जो प्रतिष्ठित विद्वान है उस पर्टिकुलर भाषा के। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो, किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा? मतलब अगर वो इन पैरामीटर्स पे खरी उतरती है देन हम उसको शास्त्रीय भाषा कह सकते हैं। इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास लगभग 1500 से 200 वर्ष 2000 वर्ष पुराना हो। एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल सही है कि अगर 1500 से 2000 वर्ष पुराना अवधि है, इसके प्रारंभिक ग्रंथ मिलते हैं, इतिहास मिलता है, देन, है ना। इसके अलावा यह कहा जाता है कि इसकी जो साहित्यिक परंपरा है वह मौलिक हो, ऐसा नहीं कि किसी से अनुवादित हो। इसकी जो साहित्यिक परंपरा है ये मौलिक होनी चाहिए, साहित्यिक परंपरा मौलिक हो। प्राचीन साहित्य ग्रंथों का हिस्सा जो बोलने वाले लोग पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत के रूप में संग्रह। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो कोई भाषा है तो उसे बोलने वाले लोग भी होंगे, आप उसको शास्त्रीय भाषा एक इंपॉर्टेंट उसको स्टेटस इस आधार पर ही देंगे कि एक विरासत के रूप में उसका एक जो अपडेशन है वह किया जाता रहे, एक महत्वपूर्ण हो। तो पीढ़ियों के द्वारा मूल्यवान विरासत के रूप में माने, जैसे कि अगर हम संस्कृत की बात करें, आपको और भाषाओं का मिले, संस्कृत को क्या सबसे ज्यादा प्राचीन भाषा हम कह सकते हैं, बताइए? तो संस्कृत लैंग्वेज की हम बात करें या अगर हम किसी अन्य लैंग्वेज की बात करें तो कम से कम 1000-2000 वर्ष पुराना जब उसका साहित्य लिटरेचर आपको मिल जाएगा, उस आधार पर ही हम मानेंगे कि वो भाषा शास्त्रीय है। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न है, ये बात बिल्कुल सही है, दोनों भिन्न है और उनके रूप में असमानता बिल्कुल मिल सकती है। और इस तरीके से ये तीनों स्टेटस इसके होने चाहिए। तीनों दिशा निर्देश जब होंगे तब हम किसी भाषा को मानेंगे कि वह शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, तो आज के इस सेशन की सारी बातें हमारी कवर हो गई हैं। चलो आओ एक बार और हम चीजों को समझ लेते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? 73 ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, यह है आपका फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल @मंजू PW UPSC वाला फॉर क्लास इन्फॉर्मेशन, क्लास नोट्स, क्लास PDF, ये सारी PDF आपको इसी पे मिल जाएगी। ठीक है, हमने बात करी कि जब हम राजभाषा को देखेंगे तो आर्टिकल 343 से लेके 51 तक प्रावधान है। संघ की भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, न्यायपालिका की भाषा है, विशेष निर्देश में भाषाई अल्पसंख्यक हिंदी भाषा के विकास की बात कर चुके, राजभाषा, संसदीय समिति और शास्त्रीय भाषा के लाभ मापदंड। ठीक है, इसके अलावा हमने हिंदी दिवस, करंट अफेयर का थोड़ा सा देखा, कुछ PYQs भी बात की। हमने जाना हिंदी हृदय की भाषा है, जिस वजह से हमारे शब्द हृदय से निकलते हैं और हृदय तक पहुंचते हैं। इसके अलावा हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके बारे में चर्चा करी। ठीक है, हमने जाना कि जो संघ की भाषा है देवनागरी लिपि हिंदी है। और इसके अलावा जब हम अंकों की बात करेंगे तो हमने अंक देवनागरी लिपि में ना लिखकर हमने उसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है 1 2 3 इसको अपनाया। ठीक है, फिर हमने आयोग समिति की बात की,
1955 में एक आयोग गठित किया, संसदीय समिति की बात की, आज राजभाषा अधिनियम की बात की। हमने जाना कि हिंदी और इंग्लिश अनिवार्य किस किस में है, मतलब अगर केंद्र सरकार ने कोई संकल्प जारी किया है, कोई केंद्र सरकार का आदेश है या कोई रिपोर्ट है, आप देखेंगे कि उस रिपोर्ट का, जैसे कि अब यूपीएससी नहीं है, अब सरकार करा रही है, यूपीएससी एक अलग से आयोग खैर बना हुआ है, तो आयोग क्या कर रहा है कि परीक्षाएं ले रहा है यूपीएससी की। अब ऐसे में देखो कि नोटिफिकेशन हिंदी में भी आ रहा है और इंग्लिश में भी आ रहा है। तो यहाँ पर चाहे हम प्रशासनिक रिपोर्ट की बात करें, संसद के समक्ष जो रिपोर्ट, सब चीजें हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। क्षेत्रीय भाषाओं में हमने राज्य विधायिका की बात की, केंद्र, संघ, राज्य और अन्य राज्यों के बीच में संपर्क भाषा, संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच में संपर्क भाषा में इंग्लिश था, तो हिंदी राज्य और गैर हिंदी राज्य के बीच में संपर्क भाषा क्या था, तो हिंदी एज ऑप्शनल हो सकता था, है ना। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, राज्य विधानसभा की भाषा की बात की, तो हमने एक क्वेश्चन भी देखा। विशेष निर्देश की बात की, हिंदी भाषा के विकास की बात की। हाल ही में यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया, तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और मैथिली के बारे में हमने जाना। राजभाषा अधिनियम की हमने बात की, जाना कि क्यों सुप्रीम कोर्ट की भाषा इंग्लिश है, शास्त्रीय भाषा का लाभ क्या है, और आर्टिकल से एक बार फिर देख लो, संघ, क्षेत्रीय भाषा, न्यायालय की भाषा और विशेष निर्देश, और आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक आपको याद करने हैं। तो ये आपकी आज की क्लास रही। एक बार ठीक तरीके से आपको वीडियो को देखना है, लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो रही है, याद नहीं हो रहा है, तो दोबारा से वीडियो के उस पोर्शन को देख लो। सो नोट्स बनाते चलो, रिवाइज करो, खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। आज अगर हमने चैप्टर नंबर 73 किया है तो कोशिश करो 71 और 72 को लगे हाथ साथ में रिवाइज कर डालो, तो जैसे जैसे सीरीज कवर होगी वैसे आपका भी खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।